हाय एवरीवन, तो स्वागत है जी आपका नेक्स्ट वाली वीडियो में। कई लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि यार यहाँ पे हाई डिमांड जॉब्स कौन सी होती हैं जर्मनी में, आप उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दो। और मैंने जैसे कि आपको पहली वाली वीडियोस में भी बताया था थोड़ा कि आपने स्टूडेंट वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है और आपने जॉब्स के लिए डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना है इंडिया में रहते हुए, रेदर दैन कि आप यहाँ पे आगे जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करो, उसके बाद आप यहाँ पे आगे 6 महीने स्पेंड करो। और आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी देखा ही होगा कि आपका कोई सा भी रिलेटिव या फ्रेंड जर्मनी में या फिर यूरोप की और किसी कंट्री में डायरेक्ट जॉब के बेसिस पे आया है इंडिया से, ठीक है। इसीलिए आप इस वाली वीडियोज़ को देख रहे हो कि हम भी कैसे अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम इसी के ऊपर बात कर लेंगे, आप डायरेक्टली जॉब लेकर कैसे आ सकते हो, डायरेक्टली कंपनीज़ कैसे आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, और हाई डिमांड जॉब्स कौन सी हैं जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रह जाएगी कि आप डायरेक्टली मतलब जॉब लेके आ सकते हो, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको जॉब मिल जाएगी रेदर दैन कि आप अप्लाई करी जा रहे हो और आपकी रिफ्यूज़ल रेट आई जा रही है, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम उन वाली जॉब्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यार देखो, अगर आपने सर्च किया ना कभी भी कि हाई डिमांड जॉब्स कौन सी रहती हैं जर्मनी में, या मतलब कौन से प्रोफेशन ऐसे हैं कि जिनकी जॉब बहुत इजीली मिल जाती है। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें कि आईटी की बहुत ज़्यादा इस टाइम डिमांड चल रही है, या और भी जो से फील्ड्स हो गए सारों की मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड चल रही है, ठीक है। और अगर हम जर्मनी की बात करें ना, जर्मनी में उन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड चल रही है। अगर आप नेट के ऊपर जाके सर्च करोगे ना कि ब्लू कार्ड प्रोफेशन, ब्लू कार्ड के अंदर ना 4 या 5 कैटेगरीज आती हैं जॉब्स की, जैसे कि आईटी प्रोफेशन हो गए, मैथमेटिशियन हो गए, और कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स हो गए, सिविल इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, और साइंटिस्ट हो गए। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो से ब्लू कार्ड के अंदर प्रोफेशन आते हैं ना, अगर आप वही वाला प्रोफेशन चूज़ करोगे यहाँ पे स्टडी में आने के लिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। मान लो आपने बीटेक करी हुई है, बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस में करी है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंप्यूटर साइंस में आपने बीटेक करी है और यहाँ पे आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लेके आ गए, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या होगा, वीज़ा रिफ्यूज़ल के 100% चांसेस हो जाते हैं। आपने अपनी फील्ड नहीं चेंज करनी। अगर आपका इंटरेस्ट है ना आईटी में, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप वहाँ से ऑटोमोबाइल लेके आओ, लेकिन यहाँ पे आप साथ साथ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर सकते हो आईटी का। और आईटी की यहाँ पे इतनी जॉब्स हैं और सारी की सारी मतलब 50 to 70% ना सारी जॉब्स आपको यहाँ पे आईटी की इंग्लिश में ही मिलेंगी। और अगर आपने कभी सर्च किया होगा ना कि जर्मनी में और ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, सिविल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आगे सर्च करेंगे ना कि यहाँ पे सिविल इंजीनियर की कैसी जॉब्स रहती हैं, सिविल इंजीनियर के यहाँ पे हर जगह कोई ना कोई बिल्डिंग्स चल रही हैं। तो आपको जैसे पता होगा कि इनको वर्क फोर्स की ना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आने वाले सालों में। अगर आपने डेटा भी कभी देखा होगा, मैंने भी आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि इनको 400,000 वर्कर्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है हर साल, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करें ना एज आ कनाडा या यूएसए, वहाँ पे ना आप डायरेक्टली जॉब नहीं अप्लाई कर सकते। कनाडा का अगर मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे LMIA चाहिए होता है, मतलब कि जो सा वर्कर होता है ना उसको प्रूव करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि मैंने यहाँ पे पूरे कंट्री में अपना सर्च कर लिया है, लेकिन मेरे को यहाँ पे नहीं मिल पा रहा कोई भी वर्कर, ठीक है। तो उस वाले केस में वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अगर आपने डायरेक्टली इंडिया से अप्लाई करना है किसी भी जॉब के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। अगर आप मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें ना, तो इतने वीज़े स्पॉन्सर कर रही हैं, इतने मतलब आउट ऑफ यूरोप से अपने बंदों को उठा रही हैं जॉब्स के बेसिस पे, आउट ऑफ यूरोप इतने ज़्यादा बंदों को हायर कर रही हैं वो कि आप देखना कभी। और मैक्सिमम ने लिखा होता है कि हम वीज़ा स्पॉन्सर भी करेंगे, ठीक। और अगर हम बात करें ना सिविल इंजीनियरिंग की, देखो सिविल इंजीनियरिंग में एक तो आते हैं स्किल वर्कर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स हो गए जो जिनको स्किल काम होता है। एक आते हैं जिनके पास डिग्री होती है, जिन्होंने मान लो मास्टर डिग्री करी हुई है या बैचलर डिग्री करी हुई है। तो सिविल इंजीनियरिंग में आप मान के चलो कि आपको लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। आप खुद सोच के देखो, अगर आपने मास्टर डिग्री करी हुई है, आप यहाँ पे हाई लेवल पे आते हो, ठीक है, तो जो उनसे वर्कर्स होंगे तो वो तो जर्मन ही होंगे या यहाँ पे लोकल यूरोपियन आए होंगे, तो उनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो उनको आपने जर्मन में ही आप मतलब गाइड करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपकी जर्मन की रिक्वायरमेंट मस्ट हो जाती है। तो आपने जर्मन जरूर सीख के आनी है इन वाले फील्ड्स में, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ठीक है। और जैसे कि पहली वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ऑटोमोबाइल का हब है जर्मनी, ठीक है। जो उनसे भी बड़े आप ब्रांड्स उठा के देख लो, सारे ब्रांड्स यही के आते हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन हाँ उनमें क्या होता है, उनमें लैंग्वेज आपकी मस्ट रहती है। तो आप साथ के साथ ये कर सकते हो, जैसे मान लो अगर आपका मन बनता है कि मैं डायरेक्टली जॉब्स के लिए अप्लाई करूँ, चाहे आप आईटी में भी हो, चाहे आपकी इंग्लिश जॉब्स हैं, कुछ भी है, ठीक है। अगर आप आईटी में हो भी ना, तो भी आपके लिए बेनिफिट है इसका कि आप इंडिया में बैठे बैठे आप जर्मन लैंग्वेज के अपने स्किल्स इंप्रूव करने स्टार्ट करो, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आप 100 जॉब सर्च कर रहे हो ना, 50 जॉब्स अगर आपको मिलती हैं वो इंग्लिश में होंगी, ठीक है। 50 जो सी होंगी उसमें से आपका डायरेक्ट रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि वो सारी जर्मन बेस्ड होंगी, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इंडिया में बैठे बैठे आप अपने जर्मन स्किल्स को इंप्रूव करो और अपने रेज्यूमे में आप ऐड करो कि मेरे को A2 या B1 तक आती है जर्मन। और अगर हम आईटी की भी बात करें ना, तो आईटी में भी कुछ ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जॉब्स आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी। हाँ, आईटी में क्या होता है कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम पिछले वाले कई सालों का ट्रेंड चेक करें ना, आज से 3-4 साल पहले, तो 3-4 साल पहले क्या ट्रेंड होता था, सारी कंपनीज़ है ना जर्मन बेस्ड एम्प्लॉइज़ को ही रखना चाहती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें, सारी कंपनीज़ का ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। उनको पता है कि हमारे यहाँ पर इतने वर्कर्स नहीं हैं और सारी कंपनीज़ ने इंग्लिश में स्विच करना स्टार्ट कर दिया है।
चाहे वो IT के भी हों, चाहे फाइनेंस के हों, चाहे और भी ज़्यादा उनके कंपनी में मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या डिफरेंट टीम्स में जो उनसे भी एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो सारों ने इंग्लिश में स्विच करना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और यहाँ पे वर्कफोर्स की क्यों इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, क्योंकि अगर आपने सुना हो ना कभी भी कि यहाँ पे रिटायरमेंट रेट ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पे जितने वर्कर न्यू हायर्स होते हैं ना उनका रेट काफ़ी कम हो चुका है उनकी प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो रिटायरमेंट रेट ज़्यादा हो गया और न्यू जॉइनर्स का रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, तो इस कारण यहाँ पे इनको वर्कफोर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और कभी आपने सर्च किया हो या अगर आपने कभी किसी से सुना हो कि और ज़्यादा क्या इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये है कि उनकी ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यंग पॉपुलेशन इनकी बहुत कम है। जैसे कि हमारे को इंडिया में पता है कि यंग पॉपुलेशन हमारी 50-60% से भी ज़्यादा है और ओल्ड पॉपुलेशन हमारी काफ़ी कम है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल उसका अपोजिट है, यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है और यंग बहुत कम है। और अगर हम इनकी सैलरीज़ की बात कर लेना, जितने भी मैंने आपको प्रोफेशन बताए IT के हो गए, मैकेनिकल के हो गए या ऑटोमोबाइल के हो गए, सिविल के हो गए, ठीक है। IT की देखो जो सी सैलरी रेंज स्टार्ट होती है वो होती है 45,000 यूरो से लेके आपकी जाती है 60 to 70,000 यूरो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस कि आपको कितना एक्सपीरियंस है इंडिया में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सिविल इंजीनियरिंग की जॉब स्टार्ट होती है 40,000 यूरो से लेके 50,000 यूरो तक आपकी रेंज आती है। फ्रेशर्स की मैं सारी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल की आपकी रेंज चली जाती है 60 to लेके 70,000 यूरो पर ईयर की, ठीक है। और इसमें टैक्स क्लास अभी अलग होता है, ये मैं आपको सिर्फ ग्रोस सैलरी की बात कर रहा हूँ कि जो उनसे आपके टैक्स डिडक्शन से पहले की आएगी, ठीक है। टैक्स कटने के बाद वो आपकी डिपेंड करता है कि आप मैरिड हो या सिंगल हो, उसके ऊपर यहाँ का टैक्स सिस्टम जो है वो बेस है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में भी बताया था, कभी भी आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हो ना, कभी भी आपने ये नहीं करना कि यार मेरे को इतना टाइम हो गया जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हुए, मेरा कुछ भी नहीं आ रहा, इतने ज़्यादा मेरे रिफ्यूज़ल आ गए हैं। यहाँ पे अच्छी बात क्या होती है, अगर आपने किसी भी जॉब में अप्लाई किया है ना, आपका चाहे ओके आए चाहे रिफ्यूज़ल आए, ठीक है, लेकिन वो आपको बताएंगे ज़रूर कंपनी वाले। वो ऐसा नहीं होता कि आपका वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है 6 महीने हो गए, साल हो गया, आपको पता नहीं लग रहा कुछ भी कि क्या बना मेरी एप्लीकेशन का। यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज़ का नहीं देखना कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट आ रहा है तो मैं रहने देता हूँ अब एप्लीकेशन। रिफ्यूज़ल रेट तो देखो आप इंडिया में भी आपका आता ही है। अगर आप 50 जॉब्स में अप्लाई करते हो, आपको पता ही है कि 40 में से रिजेक्शन आता ही आता है। तो यहाँ पे तो फिर भी आपने फॉरेन कंट्री में आना है, कंपनीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हम इस वाले एम्प्लॉय को स्पॉन्सर करें ना करें, और कंपनी का काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोचनी कि यार मैं रहने देता हूँ या फिर मेरा आएगा कि नहीं आएगा, रिफ्यूज़ल रेट आ रही है, तो ऐसा नहीं करना। और कई मेरे दोस्तों की इंक्वायरी आ रही थी कि यहाँ पे स्टूडेंट की जॉब्स कैसी होती हैं, क्या मिल जाती हैं इजीली कि नहीं मिलती, ठीक है, और किस टाइप की जॉब्स होती हैं। जैसे कि हमने सुना कि कनाडा में या USA में जॉब सर्च करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ की अगर मैं आपके साथ बात करूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टूडेंट की जॉब है कि वो जगह जगह एडवर्टीज़मेंट निकाल रहे हैं आजकल कंपनीज़ वाले कि उनको वर्क फोर्स नहीं मिल पा रहा स्टूडेंट जॉब्स के लिए या फुल टाइमर्स के लिए भी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर बंदों की कमी है और इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ पे फुल टाइमर्स की भी और स्टूडेंट जॉब्स की भी। और अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या आप मेरे को नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात कर लें कि यहाँ पे स्टूडेंट की कौन सी जॉब्स हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है। अगर आप इंडिया में बैठे हो तो कैसे आपने, मान लो आपका एडमिशन हो जाता है यहाँ पे किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वहाँ और एकदम आपको आते सार ही यहाँ पर आपको कैसे जॉब्स मिल सकती हैं काफ़ी ज़्यादा ईजिली कि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े यहाँ पर आगे कहीं आप कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि हम ईजीएस्ट वे में कैसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर आते सार हम जॉब्स को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो जॉब सीकर वीज़ा भी क्यों ना हो, मान लो आप जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर आ रहे हो, ठीक है। जॉब सीकर वीज़ा लेने के बाद आपको यहाँ पे आगे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है, जैसे कि 6 महीने का जॉब सीकर वीज़ा होता है। तो आप 6 महीने यहाँ पे आके कोई आराम से तो बैठोगे नहीं कि सिर्फ आप इंटरव्यूज़ ही दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप कैसे ज़्यादा जॉब ले सकते हो कि आप अपना सिर्फ खर्चा पानी निकाल सको, आप सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंसेस ही निकाल सको, ठीक है, जॉब सीकर वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा हो। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके ऊपर बात कर लेंगे और आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं और ज़्यादा अपडेट्स के लिए और ज़्यादा हाईलाइट्स के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में।